गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सभी लोगों को नमस्कार। सारे के सारे लोग आ जाएं फटाफट से, पढ़ने पढ़ाने का काम शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे आ जाओ भाई फटाफट से, फिर नई बातें शुरू करनी है। सभी के सभी लोग घातक लोग आ जाएं। सारे क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो इंसान पढ़ने की कोशिश करे उसके क्वेश्चंस ना बने, किसी भी तरीके से नहीं बन सकते। आप लोगों का प्रैक्टिस मटेरियल डल चुका है, स्पेलिंग टेस्ट का भी प्रैक्टिस मटेरियल डल चुका है। आप लोगों का पैसेजेस का भी मटेरियल डल चुका है, और वन वर्ड सेट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स के भी सेट आपके डल चुके हैं। ठीक है, हाँ भाई, तो सभी घातक लोग हाजिर हो गए हैं। थैंक यू अंकल साहब, थैंक यू सो मच। चलिए सर जरा कमेंट्स हटाएं, फिर पढ़ने का काम शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों के सारे ग्रामर सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अब हम लोग मिलकर काम करना शुरू करेंगे। और कई सारे लोगों की गुजारिश थी इस टॉपिक को सबसे पहले समझने की, तो वो टॉपिक बेसिकली सबसे पहले क्यों नहीं पढ़ाया जाता, उस बात की थोड़ी सी हम लोग वजह को समझने का प्रयास करेंगे। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये टॉपिक अपने आप में बहुत खूबसूरत है, और इसकी खूबसूरती कहाँ छिपी हुई है वो चीज़ें अब आपके सामने आएंगी। बेसिकली इस टॉपिक के अगर नाम की मैं बात करता हूँ तो इसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं वर्ब एडवांस। अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं वर्ब एडवांस। सबसे पहली बात तो इस वर्ब के साथ एडवांस क्यों हम लोगों ने जोड़ा, इसकी भी वजह है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एक एक चीज को मैं रिलेटिवली जोड़ता हुआ जाऊंगा, और जितना आप ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करेंगे उतना फायदा आप लोगों को मिलेगा। फाइन। और अफसोस होता है मुझे इन लोगों के लिए जो पहले दिन वर्ब पढ़ाने की कोशिश करते हैं और इस पूरे के पूरे टॉपिक की जो खूबसूरती है वो पूरी तरीके से बर्बाद करते हैं। खैर, किसी की कमी या किसी के अच्छाई से क्या लेना देना, आप सीख रहे हैं, मैं सिखा रहा हूं। चलिए महफिल शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो इस वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो वर्ब एक एक्शन डिनोट करने वाले शब्द का काम है, और इस वर्ब को हम लोगों ने कई तरीके से कई जगह पर कई बार हम लोगों ने सुना है, समझा है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात अगर हम इस वर्ब की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने इस वर्ब को समझने की कोशिश की है एक नाम से जिसे हम कहते हैं प्राइमरी वर्ब्स। क्या नाम दिया भाई? प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो ये तीन ही होती हैं। एक हमने कहा बी, एक हमने कहा डू, और एक हमने कहा हैव। और तीनों के आधार पर हम लोग टेंस की रचना करते हैं। इन तीनों के आधार पर हम लोग टेंस की रचना करते हैं। ठीक है जी।
हम इन्हीं के आधार पर टेंस को समझने समझाने का प्रयास करते हैं। फाइन, कोई भी टेंस आप बनाओ तो इन्हीं तीनों के आधार पर आप खेल को रचते हैं। ठीक है जी। जैसे अगर आपने एक सेंटेंस कहा राहुल इज रीडिंग अ बुक, अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को आप समझने की कोशिश करें, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो मैं आपको देता हूं इस बात के लॉजिक को। ठीक है, तो इस लिखे हुए सेंटेंस में ये रहा आपके सामने लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये रहा आपके सामने लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब निकल कर आई है बी से। ये रही आप लोगों की मेन वर्ब और ये लिखा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो प्राइमरी वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो टेंस के दौरान हेल्पिंग वर्ब बनाने का काम करती हैं। ये तो ही हमारी पहली बात। अब मुझे आपको इसी से रिलेटेड एक दूसरी बात से मिलाना है। टेंस आप लोगों ने पढ़ा है या पढ़ना बाकी है, तो उसमें हम इस चीज को डेलिबरेटली समझने का काम करेंगे। फिर एक दूसरी चीज आती है बच्चों जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब एक ऐसी वर्ब हुई जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मेन वर्ब एक ऐसी वर्ब हुई जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और इसके 5 अलग अलग पैटर्न्स हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम जोड़ते हैं एस या फिर ईएस, और हम लोग जोड़ने का काम करते हैं इसी के बाद आईएनजी। जैसे अगर हम इस लिखे हुए सेंटेंस में मेन वर्ब की बात करते हैं तो V1 के साथ जुड़ा ये आईएनजी बेसिकली ये मेन वर्ब है। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारे पास दूसरा टाइप। एक वर्ब का और टाइप होता है जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं, एक वर्ब का और टाइप होता है जिसे हम कहने की कोशिश करते हैं मॉडल वर्ब्स। इसके नाम को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये हुई हमारी मॉडल वर्ब्स। बेसिकली ये हमारे मूड को रिप्रेजेंट करती हैं। मूड को रिप्रेजेंट करने वाली जो वर्ब्स हैं ये मूड को कैसे रिप्रेजेंट करती हैं, एक बार थोड़ा ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करें। मूड को रिप्रेजेंट करने वाली 3 वर्ब्स हुई, एक हुआ नीड, एक हमने इसी के साथ जोड़ने का काम किया डेयर, और एक हम लोगों ने कहने की कोशिश की यूज्ड टू। क्या कहा बच्चों? नीड, डेयर, और एक हमने कहा यूज्ड टू। अगर हम इसके आधार को समझने की कोशिश करें तो इसके छोटे छोटे रूप बट जाते हैं। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं आई नीड नॉट बाई अ बुक। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये एक ऐसी वर्ब है जो हमारे मूड को रिफ्लेक्ट करती है। फाइन, कि मुझे किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, यानी कि इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम समझें तो ये एक मूड को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है जी, ये हमारी मॉडल वर्ब्स हैं, इन्हीं को हम मॉडल एक्सलरीज भी कहते हैं। बेसिकली इसको लेकर हम लोग एक अलग टॉपिक का भी जिक्र करते हैं। एक अगली वर्ब आती है जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं लिंकिंग वर्ब। इसे हम कहने की कोशिश करते हैं लिंकिंग वर्ब। शायद आप लोगों को याद आया होगा, हम लोगों ने एडवर्ब के दौरान इस लिंकिंग वर्ब के जिक्र को सुना है और समझा है। लिंकिंग वर्ब बेसिकली होती क्या है, मैं छोटे से स्ट्रक्चर से आपको याद दिलाना चाहूंगा। हम लोग किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में जब सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब लिखने के बाद हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये छोटी सी रिवीजन है सारी की सारी बातचीत की। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और मुझे याद है कि सब्जेक्ट के लिंकिंग वर्ब के लिखने के बाद जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो अपने आप में नाउन है या फिर वो अपने आप में एडजेक्टिव है। या तो वो नाउन है और या फिर वो एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। इस लिंकिंग वर्ब का जिक्र हम लोगों ने मिलकर समझने का प्रयास किया एडवर्ब के दौरान। क्लियर है मेरे बच्चों? ठीक है, ये वर्ब के टाइप्स हम लोगों ने कहाँ कहाँ पढ़ने हैं या पढ़े हैं, ये चीज हम लोगों के जिक्र में आती है। फिर एक अगली बातचीत आती है भाईजान, जिसे हम लोग एक अगली कैटेगरी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और इसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स हमारी वो वर्ब्स हुई जिनके हम मेन वर्ब की तरीके से अगर हम काम करते हैं तो आप इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जब बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं एक छोटी सी वर्ब की बात करता हूं, एक छोटी सी वर्ब मैंने आपके सामने लिखी हेल्प, इसी की सेकंड फॉर्म अगर हम लिखें हेल्प्ड और इसी की अगर थर्ड फॉर्म हम लिखें हेल्प्ड, तो ये रेगुलर वर्ब है। एक रेगुलर अंदाज से हम इसकी थर्ड और फोर्थ सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं।
इसी वर्ब की और कैटेगरी हम बनाने की कोशिश करें तो इसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स जिनके पैटर्न सेकंड और थर्ड फॉर्म में अलग अलग हो जाते हैं, जैसे अगर मैं लिखने की कोशिश करूं गो, वेंट, और आगे हमने लिखने का काम किया गोन, ये इरेगुलर है, इनके पैटर्न्स बिल्कुल अलग अलग हैं। क्लियर है? ये हमारी वर्ब्स हुई। आगे अगर हम समझने की कोशिश करें तो वर्ब के एक और कैटेगरी आती है जिसे हम लोग नाम से जानते हैं ट्रांजिटिव, और हम इसी के एक और नाम से जानते हैं इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो एक हुआ ट्रांजिटिव, एक हुआ इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एक ऐसी वर्ब हुई जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलता है, और इंट्रांजिटिव एक ऐसी वर्ब हुई जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं लिखा मिलता। यानी कि ये एक ऐसी वर्ब हुई जिसके बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा मिलता है नाउन या प्रोनाउन, और इंट्रांजिटिव की अगर हम बात करते हैं तो इसके ठीक बाद हमें नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ नहीं मिलता, हमें इसे लिखा मिलता है एडजेक्टिव या फिर कहें तो एडवर्ब। जैसे अगर मान लो मैं सवाल लिखने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा करण सोल्ड अ कार। ठीक, तो करण हमारे सामने वर्ब हुई, सोल्ड एक करण सब्जेक्ट हुआ, सोल्ड एक ऐसी वर्ब हुई जिसके इमीडिएट हम लोगों को लिखा मिला है नाउन। क्लियर है बेटा? और अगर हम इसी वर्ब के बाद एडवर्ब लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर मैंने कहा करण केम लेट, तो ये जो लिखी हुई एडवर्ब है इसी की वजह से ये जो वर्ब लिखी हमारे सामने ये हुई इंट्रांजिटिव वर्ब, ये हुई हमारे सामने ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इस ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का एक्चुअल में जो फंक्शन है वो हम लोगों को सीखने को मिलता है जब हम बात करते हैं वॉइसेस के बारे में। फाइन, जब हम लोगों का डिस्कशन हुआ इसे हम तब देखें। एक बार पहले इन छोटे छोटे टाइप्स को फटाफट से नजरों से निकाल लो, फिर चीजों को गहराई पर उतारनी शुरू करूंगा बाद में। ये छोटे छोटे टाइप्स हैं जिनको हम अगर ध्यान से समझेंगे तो आगे चीजें क्लियर होंगी। हम्म, परीक्षा में इनसे सवाल कुछ भी नहीं आता। ठीक है ना, परीक्षा में इनकी पहचान भी नहीं आती। ये तो आपके वर्ब्स के टाइप हैं जिनका अलग अलग जगह पर हम लोगों का जिक्र हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है या पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, इसके बाद एक आती है हमारे पास जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब। रिफ्लेक्सिव वर्ब एक ऐसी वर्ब हुई भाईजान जिसके ठीक बाद हम लोग लिखे हुए ऑब्जेक्ट के नाम पर यूज करते हैं सेल्फ या सेल्व्स, और इसी को हम लोग शायद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते थे। कुछ याद आया बच्चों? हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था आज से हजारों साल पहले है। चलो एक एग्जाम्पल लेकर चल लेते हैं। अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, मान लो एक सवाल, मानसी इंजॉयड इन द पार्टी। अब अगर इस लिखे हुए सवाल पर मैं काम करना चाहूं तो सर मानसी इंजॉयड, इस लिखे हुए सेंटेंस के पास अपना ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए इस डूअर के मुताबिक हम लोगों को यहाँ रिफ्लेक्शन क्रिएट करना पड़ा और ये हुआ हरसेल्फ। इस चीज का जिक्र हम लोगों ने प्रोनाउंस के दौरान पढ़ा है, शायद उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, ये भी हमारा पढ़ा हुआ दायरा है। एक अगली कैटेगरी की वर्ब हमारे सामने आती है बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं हैपनिंग वर्ब्स। हैपनिंग वर्ब का मतलब क्या हुआ?
जिसे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो उसमें कुछ होना बताया जाता है। बड़े ध्यान से समझने का काम करें। मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे, चारों के चारों सेंटेंसेस को पढ़ें भाई। अब अगर इन चारों के चारों सेंटेंसेस को हम ध्यान से समझने की कोशिश करें, यहां पर लिखा राखी एक डूअर हुआ, स्टॉप्ड इसने एक एक्शन किया, और जिसे रोका वो राज है। ठीक है बच्चों, यानी कि ये तो हमारे सामने एक तरह की ट्रांजिटिव वर्ब हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने इस लिखे सेंटेंस को पढ़ा, राखी हमारे सामने डूअर है और स्टॉप्ड बेसिकली रुकने का काम किसने किया? राखी ने किया। ऑब्जर्व करना भाई, यहां पर तो राखी ने रोका है राज को, यहाँ पर जो स्टॉप करने का काम हुआ राखी खुद रुक गई, है ना? यानी कि राखी ने खुद को ही रोका है, कॉमन सेंस की बात आ गई, है ना? बेसिकली ये भी अपने आप में एक एक्शन हुआ। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं इट वाज रेनिंग, तो भैया बारिश के इस काम को कौन कर रहा है? आप कहोगे सर इसमें तो कोई भी काम नहीं कर रहा है इस एक्शन को। ये बेसिकली एक ऐसा एक्शन है जो खुद ब खुद हो रहा है। अरे हाँ है ना? ऐसे ही एक्शंस को हम लोग अगर कहने की कोशिश करें तो ये हुई हमारे पास हैपनिंग वर्ब। मैं अगर कहने का काम करता हूं द कार स्टॉप्ड, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा, आप गाड़ी, बाइक, स्कूटर चलाने की कोशिश करते होगे और जैसे ही आप उसे चला रहे अचानक से वो रुक जाता है, उसे किसने रोका? अरे उसे किसने रोका? आपने नहीं, किसी और ताकत ने नहीं, वो अपने आप रुक गया। इसका मतलब यहां जो स्टॉप्ड की मैं बात करता हूं तो ये क्या हुआ? ये भी अपने आप में एक हैपनिंग वर्ब है, एक ऐसी वर्ब जो अपने आप ही होती है। फाइन, इसी वर्ब की कैटेगरी से अगर आगे हम लोग लेकर चलना चाहें तो एक वर्ब की कैटेगरी और आती है, और इस वर्ब की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं एम्प्टी वर्ब्स। इन्हें हम कहते हैं बच्चों एम्प्टी वर्ब्स। अगर मैं कहने की कोशिश करूं, जैसे मैंने मान लो आपके सामने एक सवाल लिखा, डू नॉट टेल अ लाई। बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करो बच्चों, लाई का मतलब क्या हुआ? झूठ बोलना, यही इसका मीनिंग होता है। तो भाई यहां पर टेल क्या कर रहा है? इस लिखे हुए लाई के अंदर इसका मीनिंग जुड़ा हुआ है, इसका अलग से कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब एक्चुअल में इसके अंदर इसका अर्थ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये अपने आप में मीनिंग को लेकर एम्प्टी है। बोलो हाँ, ठीक है। अच्छा मैं अगर एक सवाल लिखने की कोशिश करूं, देखो पेपर में इनसे कोई सवाल नहीं बनता, टू बी वेरी फ्रैंक। ये तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग का मैं दायरा तैयार कर रहा हूं कि वर्ब्स बहुत तरह की होती हैं। वर्ब्स के इतने सारे दायरे होते हैं जिनको जितना आप समझने की कोशिश करो कम महसूस होता है, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो भी आ रही है आपके सामने। अगर मैं आपके सामने एक सवाल लिखने की कोशिश करूं, मैंने आपके सामने सवाल लिखा कि वेंट फॉर अ वॉक। ऑब्जर्व करने की कोशिश करना सर, वॉक अपने आप में क्या है? वॉक अपने आप में चलने का एक्ट हुआ, तो फिर ये क्या कर रहा है? इसके मीनिंग के अंदर ये तो पहले से ही है, इसीलिए इसको हम लोग किस तरह की वर्ब के नाम से जानते हैं? एम्प्टी वर्ब के नाम से जानते हैं। समझ, एम्प्टी का मतलब हुआ जो खाली है, जिसका होना तो है लेकिन इसके मीनिंग के अंदर कुछ चीजें हैं ही नहीं, ऐसी वर्ब्स को हम कहते हैं एम्प्टी वर्ब्स। क्लियर है?
तो वर्ब्स के इतने सारे दायरे हुए, ये छोटे छोटे दायरे हैं। एक बार इनको देख लो, फिर असली मुद्दे पर मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा और वर्ब के इस एडवांस रूप को मैं समझाना चाहूंगा। मुझे लगता है यहां तक की बातचीत तो हो गई हमारे पास मेरे दोस्तों एक। ठीक है, तो 10 वर्ब्स हैं, इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, पर मैं अब उस बात को थोड़े से लॉजिकल चीजों पर लेकर चलना चाहूंगा। ठीक है जी। अब भैया कॉम्पिटिटिव लेवल पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, गो वेंट गोन क्या होता है, ठीक है ना जी, सिट 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 क्या होता है, कट 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 क्या होता है, तो वो तो होगी जी मूर्खता। कॉम्पिटिटिव लेवल पर इतनी तो उम्मीद की जाती है कि ये बचपन में हम लोगों ने वर्ब्स याद की हैं, इन दायरों पर मैं काम करूं तो ये मूर्खता होगी। फाइन। अब लेके चलते हैं बहुत खूबसूरत चीज, और मेरे हाथों में खुजली मची हुई है क्योंकि मैं बहुत भयंकर जादू करने वाला हूँ। छोड़ो यार। मेरे सामने मैं एक सेंटेंस लिखने की कोशिश कर रहा हूं, और इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा। ठीक है भाई, मैंने आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो इसी लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं ही को हटाकर, मान लो अगर मैं यहीं पर दे से इस सेंटेंस को लिखने की कोशिश करूं, तो सेंटेंस कैसे लिखा जाए भाई? आप कहोगे ऐसे लिखा जाएगा सर। अच्छा भाई, अगर मान लो इसी लिखे हुए सेंटेंस को मैं लिखने की कोशिश करूं पास्ट इंडेफिनेट में, तो कैसे लिखोगे भाई? आप कहोगे सर ऐसे लिखेंगे जैसे आप लिख रहे हो, और क्या लिखेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसी लिखे हुए सेंटेंस को अगर मान लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखें, तो कैसे लिखोगे भाई? आप कहोगे सर फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को मान लो लिखने की कोशिश करूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से, तो कैसे लिखा जाए? अब इन सभी के सभी सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो पहले।
चलिए मेरे भाई, अब इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उससे पर्पस क्या सॉल्व हुआ, आओ थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर मैं बात करना चाहूं तो इन लिखे हुए सभी के सभी सेंटेंसेस में आपको वर्ब जहां नजर आ रही है उसे मैं अंडरलाइन करना शुरू करूंगा। और ये हुई सबसे पहले सिंग्स, सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग। अगर आप इन सभी की सभी वर्ब्स को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो मेरे भाई ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं बेसिकली इनकी अगर मैं बात करना चाहूं तो मेरे दोस्तों इन सभी की सभी वर्ब्स को हम लोग मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। बोलो हाँ। अगर इन सभी की सभी मैं बातचीत को मेन वर्ब के नाम से जानता हूं तो मेरे दोस्तों मेन वर्ब एक ऐसी वर्ब हुई जिसके अंदर परिवर्तन हुए, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करो। मेन वर्ब एक ऐसी वर्ब हुई जिसके अंदर परिवर्तन हुए और इसके अंदर परिवर्तन होने की दो वजह हैं। एक वजह तो हुई इसके अंदर टेंस का परिवर्तन और दूसरा हुआ नंबर ऑफ सब्जेक्ट। आप ध्यान से देखें, ही से बदलकर हम दे पर पहुंचते ही सिंग्स को छोड़कर सिंग लिखा, पास्ट इंडेफिनेट होते ही सैंग हुआ, परफेक्ट टेंस होते ही संग हुआ, कॉन्टिन्यूस होते ही सिंगिंग हुआ। अरे हाँ ना, इसके अंदर परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें, यहां पर लिखा विन 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 विन। अगर आप इस सारी की सारी बातचीत को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो तो भाईजान इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। इसीलिए इसको हम कायदे से समझने की कोशिश करें तो ये हुआ हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है जी। जिस मेन वर्ब को हम लोग पहले जानते थे, अब इसी मेन वर्ब को मैं मेन वर्ब ना कहकर इसी का नाम मैंने बदल कर रख दिया फाइनाइट वर्ब। क्या लिखा भाई? इसका नाम बदलकर हमने लिखा फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसी वर्ब हुई जिसका रोल लिमिटेड हुआ। मैंने क्या कहा बच्चों? जिसका रोल लिमिटेड हुआ। इसका रोल लिमिटेड होने का क्या आधार हुआ? एक तो समझ आता है टेंस और एक हमने समझा नंबर ऑफ सब्जेक्ट। बोलो हाँ। जब हम वर्ब के पैटर्न को या जब हम वर्ब को लिमिट कर देते हैं दो चीजों की वजह से, एक हुआ हमारा टेंस और एक हुआ हमारा नंबर, ये हुई हमारी फाइनाइट वर्ब। इसी फाइनाइट वर्ब को पहले मेन वर्ब के नाम से जानते थे, लेकिन जिसके ऊपर टेंस और नंबर का फर्क नहीं पड़ता उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब हुई डज नॉट चेंज, जो बदलती नहीं है अकॉर्डिंग टू टेंस, और दूसरी बात अगर मैं कहूं तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो पहले एक बार इसे ध्यान से देखो, फिर चीजों को आगे बढ़ाना शुरू करूंगा मैं। फाइनाइट वर्ब बेसिकली मेन वर्ब ही होती है जिसके अंदर चेंजेस आते हैं टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें नॉन फाइनाइट वर्ब जिसके अंदर टेंस या नंबर के ऊपर चेंज के असर का कोई फायदा नहीं होता। फाइन। तो अब हमारा मसला जो है वो सारा का सारा है मसला इस नॉन फाइनाइट वर्ब के आधार पर ही। अब तक हमने जितनी भी वर्ब्स की लिस्ट बनाई ना मेरे भाई, ये 10 लिस्ट हमने जो बनाई है, ये सारी की सारी वर्ब टेंस या नंबर के आधार पर ही बदलती हैं। लेकिन जिसकी बात अब हम करने वाले हैं इसके ऊपर टेंस और नंबर का फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। टेंस के आधार पर इसके या नंबर के आधार पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको नाम वर्ब से एडवांस हमने दिया। एडवांस का मतलब आगे बढ़ना। तो हमारी ये जो डीपर इन्वेस्टिगेशन है वर्ब के आधार पर अब आगे बढ़ रही है। चीजों को समझना बहुत खूबसूरत होगी ये बात। कहानी को समझने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स एक्चुअल में होती कितनी तरह की हैं। अगर इसके टाइप्स हमने समझे तो चीजें बड़ी अच्छे से क्लियर होंगी। और इसके सबसे पहले टाइप की मैं बात अगर करूं, इसे हम कहते हैं बच्चों इन्फिनेटिव। क्या कहा? इन्फिनेटिव। सबसे पहले टाइप की बात हम करेंगे इन्फिनेटिव के नाम से, और इसको बनाया जाता है जब हम टू जोड़ने की कोशिश करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। पहली बात तो ये
फाइन। इसी के एक्सेप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसी का एक्सेप्शन कहलाता है बेयर इन्फिनेटिव। इसका हमने नाम लिखा भाई साहब बेयर इन्फिनेटिव। बेयर का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं बेयर का मतलब क्या हुआ, तो बेयर का मतलब हुआ विदाउट। क्या नाम कहा? विदाउट। अगर मैं इसकी बात करना चाहूं तो विदाउट का मतलब हुआ हम इसमें टू को ड्रॉप करके सिर्फ और सिर्फ यूज करना सीखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है भाई। आगे अगर हम चीजों को समझने का काम करें तो इसी के एक दूसरे टाइप का नाम आता है जिसे हम कहते हैं जेरंड। क्या नाम लिखा बच्चों? जेरंड। ठीक है। इसके अंदर अगर बात हम करना चाहेंगे तो इसके अंदर पैटर्न हम सीखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी कैसे जुड़ता है। ठीक है, ये काम हम लोगों को सीखना है। और तीसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो तीसरे हिस्से का नाम है पार्टिसिपल्स। ये हम लोगों ने नाम सुना है, ये लोग हम लोगों ने नाम सुना है। और पार्टिसिपल्स हम कहते हैं एक शायद कुछ कुछ याद आ रहा है, पार्टिसिपल्स हम एडजेक्टिव्स को बोलते हैं, एडवर्ब में नाम सुना था। पार्टिसिपल्स के अपने टाइप्स हुए जिसमें सबसे पहले आया प्रेजेंट पार्टिसिपल। बनाते हैं इसे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी जोड़कर। ये भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। इनमें कुछ तो फर्क होगा, अरे हाँ ना। चलो जी, फर्क समझेंगे बाद में। एक दूसरा नाम हुआ जिसे समझे, यह है पूरा का पूरा हमारी रणभूमि जिसको एक एक करके हमें समझना है। एक बार ध्यान से देख लें दोस्तों, क्योंकि आपकी अटेंशन कहानी को शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा चाहिएगी, बाकी तो आप समझदार हैं ही। चलिए मेरे भाई, थोड़ी सी बात को शुरू करना चाहेंगे हम और खेल शुरू करते हैं इन्फिनेटिव्स का। तो सबसे पहली बात हम लोगों की शुरू होने वाली है, इससे हम कहते हैं बच्चों इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव के अगर कायदे को हम समझने का प्रयास करें तो इन्फिनेटिव एक बहुत प्यारी चीज हुई। अभी अभी हम लोगों ने लिखा था इन्फिनेटिव बनाया जाता है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को जोड़कर। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को अगर हम जोड़ने का काम करते हैं तो बेसिकली ये काम करता है नाउन का, क्योंकि वर्ब के साथ जुड़ा है ये नाउन, इसीलिए हम लोग इसे बनाने की कोशिश करते हैं वर्बल नाउन। क्या बनाते हैं? वर्बल नाउन। अब कोई भी नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है भाई, सब्जेक्ट नहीं हो तो सब्जेक्ट बना सकते हैं। नाउन का काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी नाउन काम करता है, हाँ ना। आज इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। मैं अगर कहूं टू स्मोक इज इंजूरियस, ठीक। अगर मैं सवाल पूछूं आप लोगों से व्हाट इज इंजूरियस, सभी को पता है व्हाट का आंसर नाउन देता है, यानी कि नाउन बनाने की कोशिश हुई टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ने, हाँ ना। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अरे बोल नहीं हो सर, ठीक है। तो छोटे छोटे शब्दों के आधार पर हम लोग इन चीजों को समझ सकते हैं। अच्छा, एक और बात लिख लेता हूं। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, छोटी सी बात लिखने की कोशिश करता हूं, टू स्विम इज बेनिफिशियल। इफ आई आस्क यू व्हाट इज बेनिफिशियल, तो व्हाट का आंसर अगर मुझे दे रहा है, ये शब्द अपने आप में नाउन हुआ, अरे हाँ है ना। तो बेसिकली ये जो है हमारे छोटे छोटे लॉजिक्स, ये बेसिकली इन्फिनेटिव्स नाउन का काम करते हैं, पहचानने के लिए दिया जाता है स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस पर। फाइन। अच्छा भाई, ये तो छोटी सी बात थी, इस पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
अब सवाल क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आधारभूत चीजों को तैयार कर देता हूं, फिर क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूं। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट टू राइट अ पोयम। इस लिखे हुए सेंटेंस को जरा आप जरा पढ़कर देखें। चलो बच्चों, थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। इस लिखे हुए आई को अगर मैं देखूं तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। वांट अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है, ठीक। इसे मैं देखता हूं तो ये हुई हमारे पास एक नॉन फाइनाइट वर्ब, और इसी की बात अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये हुआ ऑब्जेक्ट। ये टॉपिक बहुत आराम आराम से मैं लेकर इसलिए चल रहा हूं क्योंकि जितना आराम से इसे समझा जाएगा उतना ही प्यारा ये लगेगा। फाइन। और इसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये धीरे 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 इंटरेस्टिंग लगना शुरू होगा। शुरुआत में बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि इससे पहले हमने कभी इसको सीखने समझने का प्रयास नहीं किया, टू बी वेरी फ्रैंक। बचपन में कहीं ना कहीं हम लोगों ने टेंस पढ़े हैं। अरे भैया, कुछ लोगों ने तो कई बार पढ़े हैं, इसलिए टेंस को एक ही स्ट्रोक में आप लोगों को समझने समझाने में मुझे दिक्कत नहीं आई। कहीं ना कहीं और भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, लेकिन इस मामले में आप कच्चे रह गए क्योंकि ये कभी पढ़ाया नहीं गया। तो बहुत आराम से आपका पिकअप मेंटेन कराऊंगा जी, बड़े ध्यान से सीखने की कोशिश करें। और हो सकता है शुरुआत में घबराहट भी हो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे सिखाना है, चलते रहोगे तो इससे अच्छा टॉपिक नहीं लगेगा। दिस इज माई एश्योरेंस। प्रेपोजिशन को लोग क्या समझते थे? सच सच सोच के देखना मेरे भाई, जब प्रेपोजिशन आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर पढ़ा तो क्या दिमाग के तोते नहीं उड़े? दिमाग घूम गया होगा, यार ये तो कभी सोचा ही नहीं था, हम तो आज तक यही सोच रहे थे इनका मतलब अंदर, इनटू का मतलब और अंदर, और तेरी की जय हो। तो ये भयंकर अंदाज नहीं चलते सर अपने, तो बिल्कुल सीधा लॉजिक है। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, आए हाय 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 मास्टर तेरी जय हो। इस लिखे हुए सेंटेंस में ये हमारा सब्जेक्ट हुआ मेरे बच्चों, ये लिखा हमारे पास फाइनाइट वर्ब हुई, और ये लिखी नॉन फाइनाइट वर्ब, और आगे लिखा है ये ऑब्जेक्ट। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब कंपलसरी होती है, हाँ या ना? मैं फिर पूछ रहा हूं, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब कंपलसरी होती है, हाँ या ना? मुझे आपके आंसर को कमेंट्स में देखने की इच्छा नहीं है, क्योंकि कमेंट्स में देखूंगा तो ना आप पढ़ोगे और ना ही आप पढ़ने दोगे, डिस्टरबेंस करोगे। सवाल वहीं का वहीं, किसी भी सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब कंपलसरी होती है, हाँ या ना? फिर मैंने सवाल पूछा, किसी भी लिखे सेंटेंस के अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब कंपलसरी होती है, हाँ या ना? एक काम करते हैं, इस चीज को लेकर नियम तैयार करने की कोशिश करते हैं। मैंने इधर लिखा फाइनाइट वर्ब और इधर लिखा नॉन फाइनाइट वर्ब, थोड़ा सा कायदा तैयार करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा दोस्तों कि किसी भी लिखे सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब कंपलसरी होती है, हाँ या ना? ठीक है, सवाल को सवाल की तरह फिर से पूछता हूं। कंपलसरी होने का मतलब जिसके बगैर काम ना चले। मैं इस लिखे हुए सेंटेंस में से अगर फाइनाइट वर्ब को यहां से हटा दूं तो सेंटेंस को पढ़कर देखो जरा, क्या सेंटेंस का कोई मीनिंग बचा? आप कहोगे सर ये तो नॉनसेंस हो गया, सेंटेंस का तो कोई मीनिंग ही नहीं बचा। अरे हाँ ना, यानी कि सेंटेंस के अंदर जो आपकी फाइनाइट वर्ब है वो बेसिकली कंपलसरी हुई। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे पूछूं किसी सेंटेंस के अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब, मैं इसे हटाना चाहूंगा, जरा सेंटेंस को पढ़कर सुनाओ। आप कहोगे आई वॉन्ट अ पोयम, है ना? तो इसका मतलब ये आपकी सर कंपलसरी नहीं है, तो इसका मतलब ये लिखी हुई किसी भी फाइनाइट वर्ब का पर्पस बताने की कोशिश करती है। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हमारी मदद करेंगी आगे कहानी को समझाने के लिए। क्लियर है? तो पहले एक बार इसे देख लीजिएगा, मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, फिर एक्सपेरिमेंटल चीजों को जोड़ने की कोशिश करेंगे।
मैंने आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, बड़े ध्यान से इनको देखने की कोशिश करें। इन लिखे हुए सेंटेंसेस में आपने एक्सपेरिमेंट करने का काम किया। लिखा है ही डिसाइडेड ब्लैंक अ लेटर। अगर ही की मैं बात करता हूं तो ये लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। डिसाइडेड अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं तो डिसाइडेड फाइनाइट वर्ब हुआ। ये जो भी लिखोगे आप नॉन फाइनाइट वर्ब हुई। अब सवाल ये उठता है ही डिसाइडेड, तो आगे क्या चुनना है आप लोगों को, ये बताओ सर। डिसाइडेड के बाद इन चारों चॉइसेस में से क्या जचाओगे? आप कहोगे सर डिसाइडेड के बाद हमें ये जच रहा है। ठीक है भाई, अरे हाँ है ना। सेंटेंस नंबर 2 की मैं बात करता हूं। लिखा है माई फ्रेंड, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अग्रीड हमारे सामने सेंटेंस में लिखा हुआ फाइनाइट वर्ब है। आगे जो हम लोग लिखेंगे वो नॉन फाइनाइट वर्ब हुई। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछता हूं माई फ्रेंड अग्रीड, आगे इस अग्री के बाद क्या चुनोगे आप इन सभी में से? हो सकता है कुछ बच्चे पहुंच गए हैं सही डायरेक्शन पे और कहते हैं सर 2 पे जच रहा है। मैं इन्हीं लिखे हुए सेंटेंसेस में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता हूं और डिसाइडेड को हटाकर मैं इसी फाइनाइट वर्ब की जगह लिख रहा हूं स्टॉप्ड। तो इन सभी चॉइसेस में से किसे मार्क करेंगे? आपकी चॉइस बदल गई और आपकी चॉइस आ गई राइटिंग पर। बोलो हाँ। मैं सवाल नंबर 2 पर काम करता हूं। लिखा है माई फ्रेंड अग्रीड ब्लैंक बिल। अगर इस अग्रीड को हटाकर, अगर इस अग्रीड को हटाकर और मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं अवॉइडेड, तो आपकी चॉइस क्या बदल गई? तो सेंटेंस को पढ़ते वक्त आप लोगों की चॉइस आ गई किस शब्द पर? पेइंग पर। अरे बोलो हाँ। अब लॉजिक को ध्यान से समझना। अगर लिखे हुए सेंटेंस में डिसाइडेड हमने लिखा तो आने वाली वर्ब नॉन फाइनाइट हमने चुनी टू राइट। जैसे ही डिसाइडेड की जगह मैंने लिखा स्टॉप्ड, तो आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब की जगह हमने लिखा राइटिंग। अरे हाँ है ना। मैंने यहां पर लिखे हुए सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ड अग्रीड लिखा तो नॉन फाइनाइट वर्ब की जगह लिखा टू पे, और इसी अग्रीड की जगह अवॉइडेड लिखा तो आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब का पैटर्न डिसाइड हुआ पेइंग। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एक फाइनाइट वर्ब आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब का पैटर्न डिसाइड करती है? यही तो सवाल पहला हुआ कि अगर मैं कहूं कि किसी भी फाइनाइट वर्ब को आप ध्यान से देखोगे तो आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब का पैटर्न डिसाइड करती है एक फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और यहीं से हमारा पहला सवाल तैयार होता है। इसकी मैं बातचीत करूंगा अब आपके सामने। मैं यहां लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को। द फॉलोइंग फाइनाइट वर्ब्स आर फॉलोड बाय 2 प्लस V1। इसका असली नाम आप लोग जानते हैं, इंफिनिटिव। कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद अगर कोई भी वर्ब हम लिखते हैं तो वो सभी की सभी वर्ब बेसिकली इन्फिनेटिव के रूप में ही आती हैं। ऐसी वर्ब की मैं लिस्ट बनाने की कोशिश करूंगा। वांट, डिसाइड, प्रेफर, चूज, सीम, वुड, लाइक, वुड, लव, वुड, हेट। इनमें से भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अग्री, सजेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, मैनेज, एटसेट्रा। बच्चों एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पर आपको लेकर आना चाहूंगा।
आई होप आपने इन चीजों को लिख लिया होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से सबसे पहला पूछा जाता बच्चों, इनफाइनाइट वर्ब्स के बाद की आने वाली वर्ब का बिहेवियर क्या होता है। इनके बाद हम हमेशा इन्फिनिटिव यूज करते हैं, ऐसा क्यों हुआ इसको भी हम थोड़ी ही देर में समझने का प्रयास करेंगे। मैं इन चीजों को समझने समझाने के लिए कुछ एक सेंटेंसेस लिख लेता हूं जो परीक्षा में हमसे पूछे गए हैं, फिर इनके आधार भी तैयार हो जाएंगे। शुरुआत में बड़ा अजीब लगता है ये टॉपिक, लेकिन अभी पिकअप आ जाएगा, चीजें अपने आप क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूं बच्चों और अपने आंसर्स बनाने की कोशिश करो। मेरे सामने 8 क्वेश्चंस लिखे हैं बच्चों। इन लिखे हुए आठों के आठों क्वेश्चंस के जनाब जरा आंसर्स मार्क करने की कोशिश करें, फिर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे चीजें कैसे बनी हैं। ये शुरुआत है और जितना मेरे साथ मिलकर समझने की कोशिश करोगे उतनी चीजें मजेदार लगेंगी। आगे से आगे उलझना चाहोगे तो आपकी खुली छूट है, आप जितना चाहें परेशान हो सकते हैं, पर ये सारी की सारी चीजें बेसिक हैं आप लोगों के लिए। फाइन, कमेंट बाजी पर ध्यान ना दे, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं वरना डैमेज हो जाएगा बहुत गहरा। और याद रखना बच्चों, जो स्टूडेंट्स टॉप रैंक निकालते हैं वो दो टॉपिक पर बहुत अच्छा काम करते हैं, एक एडवर्ब और एक आपका वर्ब एडवांस। दो चीजों पर बहुत अच्छा काम करते हैं, इस बात को गहनता से समझ लीजिएगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 1 पर काम करना शुरू करते हैं। राहुल मैनेज्ड। मैनेज एक ऐसी फाइनाइट वर्ब है जिसके बाद आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा इन्फिनिटिव हम यूज करते हैं, यही मैंने आपको लिखवाया थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। शी विश्ड, आगे जो भी हम लिखते हैं वो इन्फिनिटिव के साथ हम लोगों ने लिखा और ये हुआ आपका टू सेलिब्रेट। सेंटेंस नंबर 3 पर काम करते हैं। लिखा है सेंटेंस नंबर 3, शालिनी वांटेड। अब वांटेड के बाद आगे जो भी लिखा हुआ है सर उसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं इन्फिनिटिव के आधार पर। शी वुड लव, तो देखो ये भी बड़ा आसान सा सवाल का तैयार हुआ जवाब, टू सिंग।
ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये तो एक सिंपल सी बात हुई। आगे अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करें तो इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर देखें हम ध्यान से, राहुल न्यू, ये तो हमारे सामने एक पूरा का पूरा सेंटेंस हुआ। भाई सेंटेंस की डेफिनेशन को दो हिस्सों में हम लोगों ने बांटा। एक हम लोगों ने कहने की कोशिश की एक हम लोगों ने कहने की कोशिश की कंप्लीट मीनिंग, और दूसरी बात अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को अगर हम समझने का काम करें तो इसमें सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हो ना हो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ये तो अपना सेंटेंस हुआ, अरे भाई हाँ ना। आगे लिखा हुआ मैंने देखा एक छोटा सा क्वेश्चन वर्ड, क्या लिखा देखा मेरे भाई, क्वेश्चन वर्ड। अब अगर इस लिखे हुए क्वेश्चन वर्ड के बाद आगे देखूं ध्यान से तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आप कहोगे सर सब्जेक्ट नाम पर तो कोई चीज नहीं। अब अगर सब्जेक्ट नाम पर कोई भी चीज नहीं तो जो भी वर्ब है उसी को हम सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसी के साथ हमने जोड़ दिया 2+V1। क्लियर हो गई बातचीत। क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट अगर लिखा नहीं मिले तो जो भी वर्ब है उसको हम इन्फिनेटिव में ही यूज करते हैं। एक बार फिर ट्राई करते हैं। लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखें, शी एक्सप्लेन्ड, यहां तक आपका पूरा सेंटेंस तैयार हुआ, यहां तक आपका पूरा का पूरा सेंटेंस तैयार हुआ। ठीक है, आगे अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे सामने लिखा हुआ यहां तक पूरा सेंटेंस हुआ, ये लिखा हमारे सामने क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट लिखा है। आप कहोगे सर सब्जेक्ट तो नहीं लिखा। अब अगर सब्जेक्ट नहीं लिखा तो जो भी हमारे पास वर्ब है उसको इन्फिनेटिव में आप लोग कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है, अरे भाई हाँ है ना। यहां से एक ट्रिक तैयार हो गई कि हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के बीच अगर मुझे लिखा मिलता है क्वेश्चन वर्ड, इसी क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर हमें सब्जेक्ट लिखा नहीं मिलता तो जो भी वर्ब है हम उसको इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। यहां से लेकर यहां तक लिखा हमारे पास सेंटेंस एक है। यहां तक तो हमारे पास लिखा हुआ सेंटेंस एक है। आगे अगर हम चलने का काम करें तो ये लिखा मेरे पास क्वेश्चन वर्ड, आगे लिखा हुआ कोई सब्जेक्ट नजर नहीं आया तो जो भी वर्ब लिखी उसके साथ हमने टू को जोड़ने का काम किया। क्वेश्चन नेक्स्ट पर काम करते हैं। लिखा शी डिमोन्स्ट्रेटेड, ये हमारे सामने लिखा हुआ पूरा सेंटेंस। व्हाट की अगर मैं बात करता हूं तो ये लिखा क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखा सेंटेंस का सब्जेक्ट। अरे वाह 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 वाह, मिल गया हमें सब्जेक्ट, है ना। अब अगर ये लिखा मुझे मिलता है सेंटेंस का सब्जेक्ट तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों ये चीज हम जानते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन कंप्लीट मीनिंग। एक हमने कहा कंप्लीट मीनिंग और दूसरी बात हम लोगों ने कहने की कोशिश की अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब फाइनाइट वर्ब के मुताबिक इसके अंदर हम आंसर को फिल करेंगे। तो फाइनाइट वर्ब डिसाइड करने की बात है, सेंटेंस पढ़ना शुरू किया, शी डिमोन्स्ट्रेटेड, बात पास्ट की है। तो अगर ये पास्ट की है तो पास्ट के अकॉर्डिंग पास्ट से हमें यहां पर लिखने की कोशिश करनी, शी हैड डन। ठीक है बच्चों, एक बार इन सभी की सभी बातचीत को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। फटाफट से पढ़ने की कोशिश करो बेटा, फिर आगे चीजों को अपन जोड़ने का काम करेंगे।
आई होप आप चीजों को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मेरे भाई, इन्फिनिटिव्स की बातचीत तो हुई हमारी यहां तक सीमित, फाइन। अब मैं आपके साथ मिलकर समझने का प्रयास करूंगा इसी इन्फिनिटिव के एक दूसरे एलिमेंट को, जिसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। इनकी वजह पर मैं ले जाऊंगा, पर आज मैं आप लोगों को सरफेस पर घुमाऊंगा चीजों को लेकर। जब तक सरफेस क्लियर नहीं होगा तब तक चीजें गहरी नहीं उतर सकती, ठीक है। अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो एक इसी का दूसरा हिस्सा है जिसे हम लोगों ने नाम लिख कर दिया बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव में विदाउट हम लोगों ने कहा तो हम सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले इस लॉजिक को ध्यान से देखो, ये क्या कहता है, फाइनाइट वर्ब के बाद आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब का पैटर्न डिसाइड होता है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो पहला नियम तैयार हुआ, द फॉलोइंग finite verbs are followed by first form of verb। हम जिन verbs की अगर यहां बात करने की कोशिश करते हैं, जब हम इन verbs की बात करने की कोशिश करते हैं तो इनके ठीक बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। इन्हें थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास करें। सबसे पहले लिखा सी, वॉच, नोटिस, हियर, हेल्प, मेक, लेट, बिड। ये बेसिकली 8 वर्ब्स हैं। मेरे साथ एक बार मिलकर बोलने की कोशिश करें, मेरे साथ एक बार इन्हें देखने समझने की कोशिश करें। सबसे पहले सी, वॉच, नोटिस, हियर, हेल्प, मेक, लेट, बिड। क्लियर है। अब इन सभी की सभी वर्ब्स के छोटे छोटे आधार हम तैयार करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहने की कोशिश करूं, दे मेड मी अंडरस्टैंड, एक चॉइस मैंने आपके सामने लिखी, टू अंडरस्टैंड द थ्योरम। कौन सी चॉइस मार्क करेंगे? अभी अभी हमने समझा कर इनमें से कोई भी हमारी फाइनाइट वर्ब है तो इनके बाद आने वाली जो भी हम लोग वर्ब यूज करेंगे वो बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे, ठीक है मेरे भाई। एक और सेंटेंस में लिखने की कोशिश करना चाहूं तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी हेल्प्ड मी, एक चॉइस मी की जगह कुछ और लिख लेते हैं, शी हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू क्रॉस द रोड। अब इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर मैं बात करना चाहूं तो चॉइस क्या करनी चाहिए, हमें ये समझना होगा। भाई इस लिखी हुई वर्ब के बाद जो भी आ रही है वो बेसिकली नॉन फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग बेयर इन्फिनिटिव यूज हुई। आप कभी किसी इंसान को कहते हो जाकर आई कांट लेट यू गो, या फिर क्या कहते हो, टू गो। आशिक मिजाजी लोग अक्सर यही कहते हैं कि भाई साहब लेट के बाद आने वाली बातचीत हमेशा बेयर इन्फिनिटिव ही। क्लियर हो गई बात। तो देखो इसके लिए एक छोटा सा नियम तैयार हुआ। जब हम इन सभी की सभी वर्ब्स की बात करते हैं और इन सभी की सभी वर्ब्स को अगर एक्टिव वॉइस में हम यूज करें, किसमें लिखा मैंने, अगर हम इन्हें एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं तो एक्टिव वॉइस में अगर हम आगे लिखने की कोशिश करते हैं तो ये बेयर इन्फिनिटिव रहे। कैसे रहे? बेयर इन्फिनिटिव। अच्छा देखो मैंने पैसिव सिखाए हैं या नहीं सिखाए दैट डजंट मैटर, पैसिव आप लोगों को कुछ ना कुछ आते हैं। मैं आप लोगों के सामने इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव बनाने की कोशिश करूंगा। तो पैसिव कैसे बने? सबसे पहले इस लिखे हुए मी को आप सब्जेक्ट के नाम पर रखें, आई वॉज मेड, और वॉज के साथ ये जुड़ा मेड। आगे जो हम लिखने की कोशिश करते हैं और ये हुआ to understand the theorem by them। अगर इस चीज को हम थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो कहानी में परिवर्तन हुआ, कहानी में परिवर्तन हुआ। जब ये बात एक्टिव में लिखी गई थी तो बेयर इन्फिनिटिव, जैसे ही हमने इसका पैसिव बनाया तो ये इन्फिनिटिव का रूप ले रहा है। सेंटेंस 2 को पैसिव बनाकर देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले द ओल्ड मैन का जिक्र आपने लिखवाया, द ओल्ड मैन वॉज हेल्प्ड, और हेल्प के बाद हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं टू क्रॉस
द रोड, आगे लिखने की बात हमने कही बाई हर। तो भाई इसी से नियम दूसरा तैयार हो गया मेरे दोस्त कि अगर ये बात पैसिव में लिखी होती है तो आने वाली वर्ब इन्फिनिटिव का रोल लेकर चलती है, ठीक है। और इन सभी के अंदर एक अकेली ऐसी वर्ब है जो बड़ी खतरनाक है, उसके रूप के दर्शन कर लो। और इसमें आता है हमारा एक अकेला शब्द लेट, चाहे बात एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, रहेगा इसके बाद आने वाला हमेशा बेयर इन्फिनिटिव ही। तो भाई अगर मैं इसका लिखा हुआ पैसिव लिखने की कोशिश करता हूं तो पैसिव इसका बन गया यू कैन नॉट बी लेट, और उसके बाद गो, और उसके बाद हम लोगों ने लिखने की कोशिश की बाई मी। एक बार नजरें निकालो फिर शुरू करते हैं खेल को। तो भाईजान ये तो चीजें थी हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब की दो डिस्कशन। एक हमने कहा इन्फिनिटिव, एक हमने कहा मेरे भाई बेर इन्फिनिटिव, ठीक है। इन दोनों का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये दोनों चीजें उलझाने के लिए इनके असली राज जो है वो कल हम लोग खोलेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। फाइन। अब इस चीज को अगर मैं समझने की कोशिश करता हूं तो ये छोटे छोटे दो पहलू हमने समझे, ठीक है दोस्तों। अच्छा देखो ये हमारे पास 8 ही वर्ब्स हैं, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एक बार मेरे साथ फिर से बोले, लिखा सी, वॉच, नोटिस, हियर, हेल्प, मेक, लेट, बिड, ठीक है। और ये पूरा का पूरा इसका खेल हुआ। मैं इस टॉपिक को इससे आगे लेकर चलूंगा कल। आज मैं जानबूझकर यहाँ पर रुक रहा हूँ क्योंकि बहुत अजीब चीजें आपके सामने आज मैंने रखी हैं, कर इन बातों के आधार तैयार कर दूंगा। आज की बात को जिसने ध्यान से नहीं पढ़ने की कोशिश की वो कल की क्लास में तोते उड़ाएगा भाई, मैं स्पष्ट बोल देता हूँ। आज तक हमने इसे गहराई से पढ़ने की कोशिश नहीं की, कल हम लोग इस मामले को बड़ी गहराई से उतारते चले जाएंगे। फाइन। 2 मिनट के लिए आपके साथ कमेंट्स पर आने की कोशिश करूंगा भाई। सर जरा कमेंट्स मुझे दिखा दीजिए, 2 मिनट की गुफ्तगू करते हैं, बाकी तो सारे के सारे लोग घातक हैं। मुदित साहब मैं किसी टीचर के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा सर, हर किसी टीचर का अपना पढ़ाने का अंदाज है, वो भी सम्माननीय शिक्षक हैं। चलिए भाई फटाफट से कमेंट्स पर आ जाओ, 10 मिनट की बातें 2 मिनट की बातें करके मैं भी आज आप लोगों को थोड़ा सा मुक्ति देना चाहूंगा जल्दी ही, क्योंकि जब तक आप चीजों को खुद रिवाइज नहीं करोगे आगे चीजें समझने की। थैंक यू वसुदेव जी।
अपनी रिवीजन लगाओ भाई, वीडियो दोबारा देखो, सारी चीज समझ में आएगी। ठीक है। एम्प्टी वर्ब्स का होता क्या है, फंडा तो हमारे पास कोई है ही नहीं बेटा। थैंक यू अखिलेश। थैंक यू एवरीवन। अपने नोट्स को दोबारा से रिवाइज कर लेना बेटा, चीजें समझ आएंगी। थैंक यू ललित। हिमांशु जी पूछ रहे हैं व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर डेफिनेशन अबाउट अ गुड टीचर। अ टीचर इज नेवर अ टीचर, दैट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अ टीचर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग सभी की सभी चीजों को अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि जो हम कल करने वाले हैं वो बहुत गहरी चीजें होंगी। यहाँ तक की बात मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, ब्लेस यू।